भारत सरकार इस बार अब तक का, जब से आरबीआई बनी है तब से लेके अब तक का सबसे बड़ा लाभ का कट मांग रही है। क्या ऐसे में इस कट को लेते समय भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था का ख्याल रख पाएगी, या रिवर्स कहें, इस चल रहे आर्थिक संकट के दौर में जिस समय दुनिया भर का प्रेशर भारत पर बना हुआ है, तेल महंगा आ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, उस समय पर आपके द्वारा इस तरह का जो प्रयास किया जा रहा है, क्या ये उस संकट से निपटने की तैयारी कंसीडर किया जाए? इसलिए आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट होता है कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी आगे बढ़े उससे पहले ये जान ले कि बैंक पैसे कैसे कमाता है। तो जवाब है साहब, बैंक कमाता है। आप में से कुछ लोग पैसा जमा करते हैं, कुछ लोग लोन लेते हैं। जमा करने वालों के पैसे को जब किसी लोन वाले को दे दिया जाता है तो बस यहीं पर पूरा खेल बैंक कर जाती है। आपने जमा किया, आपसे कहा आपको 5% ब्याज देंगे, 6% ब्याज देंगे। आपने उधार मांगा तो आपसे कहा कि आपको 7% ब्याज हमको पे करना पड़ेगा या 9% ब्याज पे करना पड़ेगा। ये जो ब्याज का घालमेल है 3-4% का, यही बैंक की कमाई होती है। सर 3-4% से कैसे काम चलेगा? सर हर 100 रुपए पे 3 रुपए आपके अगर हो गए तो आप सोचिए लाखों करोड़ रुपए के बजट में से आपके पास 3% भी कितना बड़ा अमाउंट बनकर आएगा। और यही अमाउंट घूम घूम कर, यानी कि उस बचत को भी कर्ज पर देकर उसको भी आगे पैसे से पैसा बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर बैंक ऐसे कमाती है तो फिर आरबीआई कैसे कमाती है? आरबीआई बैंकों को भी एज ए कस्टमर ट्रीट करती है। एक बैंक से जमा करवाया, दूसरी बैंक को उधार दिया, इससे ब्याज कमाया। क्या केवल यही है? अरे नहीं साहब, आरबीआई के पास बहुत सारे तरीके हैं। तो आरबीआई की पहले तो थोड़ी सी ऐतिहासिक जानकारी जान लो। यह बनाई क्यों गई थी, क्या इसकी कहानी थी, इसका असल उद्देश्य क्या था? तो देखो, देश के अंदर महंगाई कंट्रोल रहे, समझो आज भी इसका यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। देश में अपनी करेंसी का फ्लो बना रहे, यह इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देश के अंदर नोट की जो प्रिंटिंग है वो ये सुनिश्चित करिए, इसकी जिम्मेदारी है। देश में महंगाई ना बढ़ना आपके लिए हो सकता है कि एक छोटी खबर हो, लेकिन उन देशों से पूछो जहां लाख लाख % तक महंगाई बढ़ गई है। इसका मतलब महंगाई नियंत्रण इसके एक मेजर टास्क में से एक कंसीडर किया जाना चाहिए। करेंसी इशू करना हो, अपने देश में जितनी बैंक चल रही हैं उनको रेगुलेट करना हो, और विदेशी मुद्रा के भंडार को मेंटेन करना हो, यह आरबीआई के प्रमुख काम है। तो आरबीआई ना केवल प्रिंट करती है नोट को, देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करके महंगाई को नियंत्रित करती है, विदेशी मुद्रा भंडार के देश के अंदर भंडार को मैनेज करके चलती है, और बैंकों के लिए बैंक का काम करती है। बैंकों के लिए बैंक ही नहीं अपितु उनके रेगुलेटर के रूप में भी काम करती है। अर्थात यह अपने कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स के माध्यम से बैंकों पर नियंत्रण स्थापित रखती है। जैसे अगर बैंकों को पैसा चाहिए तो आइए आप हमारे पास उधार लेने आइए, तो बैंक से पैसे लेकर के, मतलब बैंक ने अगर, जैसे मान लीजिए एसबीआई ने कहा कि मुझे 1000 करोड़ चाहिए, तो लो भाई ले जाओ, इतने % ब्याज लगेगा। तो बैंकों के लिए बैंक का काम किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्याज में ही आप याद करोगे इनको, नहीं, आपको कमर्शियल बैंक होने के नाते आरबीआई की बातें माननी पड़ेंगी। जैसे आपको एसएलआर कह रखा है कि इतना करोड़ रुपए अगर एनडीटीएल है आपके पास, नेट टाइम एंड एनडीटीएल अगर आपके पास है, नेट डिमांड एंड टाइम जो डिपॉजिट है अगर आपके पास, तो ऐसे में आपको इतना % इस धन का बैंक में ही रखना पड़ेगा। यह एसएलआर के तहत, स्टेटरी प्रावधान के तहत तय किया जाएगा। यानी कमर्शियल बैंकों के लिए ना केवल यह एक बड़ी संस्था बनकर बैठी रहती है, अपितु उनकी मदद भी करती है कि तुम्हें पैसा चाहिए उधार, ले जाओ, ब्याज देके जाना। तुम्हारे पास ज्यादा जमा हो गया, हमें जमा करा दो, मैं तुम्हें ब्याज दे दूंगा, जिसे रिवर्स रेपो रेट के नाम पर किया जाता है। आपको इतना कैश पूरे टाइम बैंक में रखना ही है, यह तय करती है कौन? आरबीआई। तो यह सब तरह से ना केवल बैंकों को मैनेज करती है, बल्कि उनके लिए मददगार भी साबित होती है। इसी मदद से वो पैसे भी प्राप्त करती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में आज क्या मसला है? मसला है कि आरबीआई इस कहानी में कमाकर कहां से लाती है। जब ये जिम्मेदारियां हैं उसकी, तो लाभ कैसे कमाती है, प्रॉफिट कैसे कमाती है? तो सबसे पहली बात, बैंकों को कर्ज देकर कमाती है। बैंक ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेते हैं, कम ब्याज पर पैसा जमा कराते हैं, तो वहां से लाभ कमाती है। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार। जैसे आज डॉलर भारत के पास है, तो डॉलर के मुकाबले रुपया आज अगर डिवैल्यूएट हो रहा है, भारत सरकार ने अगर ट्रेड सरप्लस करके रखा हुआ है, बहुत सारे डॉलर कमा के रखे हुए हैं, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ आरबीआई के स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ती है। तो फॉरेक्स रिजर्व होने की वजह से वैल्यू इंक्रीज होती है, वो भी उसकी कमाई होती है। जैसे भारत के अंदर नेट इनकम 27% बढ़ी थी जब $2.69 ट्रिलियन की हमारे यहां पर फॉरेक्स गेन हुआ था।
ठीक है। तो यहां पर हमारी मेजर कमाई में फॉरेक्स का आना यानी विदेशी मुद्रा भंडार का आना हमारी कमाई का मेजर वो होता है। दूसरा, आपने विदेशी सिक्योरिटीज अगर रखी हुई हैं तो उसके ऊपर, जैसे आपने किसी देश के अंदर निवेश किया हुआ है, बैंक ने किया हुआ है, तो उस पे ऊपर से इंटरेस्ट कमा करके ये लेकर आती हैं। ऐसे ही डोमेस्टिक सिक्योरिटीज, डोमेस्टिक सिक्योरिटी कैसे समझिए, जीसैक बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरह से समझिए। कई बार भारत सरकार आरबीआई से कर्जा मांगती है कि हमें इतना पैसा दे दो, तो भारत सरकार से भी आरबीआई कहती है कि सुनो दे तो देंगे, लेकिन कहो कि इतना परसेंटेज ब्याज पर लौटाओगे। इस पूरी विधा को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। तो गवर्नमेंट अपना बॉन्ड लिखकर कहती है कि मैं भारत सरकार आपको वचन अदा करती हूं कि साहब मैं इतना पैसा आपको रिटर्न करूंगी। तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी से भी ये लोग पैसा कमाकर निकलते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्ट इनकम जो आती है ना, वो यहीं से सरकार से भी ये लोग कमाकर निकलते हैं, और बैंकों से तो कमा ही रहे हैं। तो इन तमाम चीजों से ये अपने इनकम कमाती है। सरकारी बॉन्ड जारी जब होते हैं तो बॉन्ड क्या करती है सरकार कि साहब हमसे ये बॉन्ड पकड़ लो कि इतना पैसे में इतना पैसा लौटा देंगे। लाख रुपए मान लीजिए भारत सरकार ने आरबीआई से मांगा, लाख करोड़ मांग लो, तो उसको 1% के साथ रिटर्न करेंगे, ये कमिटमेंट है। तो ऐसा करके आरबीआई भारत सरकार से पैसा कमाती है। नोट छापती है। आप पूछेंगे फिर तो सर कितना भी पैसा कमाया जा सकता है। जितने देश के असेट हैं उसके कंपैरिजन में आप नोट छाप सकते हैं। देश की जीडीपी से बाहर आप नहीं निकल सकते, देश की असेट वैल्यू से बाहर आप नहीं निकल सकते, उतने ही नोट छापने का इसके पास काम होता है। और ऑपरेशन यानी ओपन मार्केट के माध्यम से कि बॉन्ड खरीदे और बेचे, इनके माध्यम से भी ये पैसा कमाने का काम करती है। दुनिया भर के बहुत से देशों में, जैसे यूएई का जो सॉवरेन फंड है वो दुनिया भर में निवेश करके चल रहा है, तो आरबीआई भी किसी दूसरे देश के अंदर निवेश करके लाभ कमा सकती है। तो इस प्रकार से ये मुनाफा कमाती है, ठीक है साहब। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने मुनाफे को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम है इसका? बिल्कुल है। ये अर्थव्यवस्था में तब तक टांग नहीं लगाती जब तक उसके तय किए हुए मानकों पर बाजार चल रहा होता है। जैसे आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने ये नियम बना रखा है कि देश की महंगाई 2 से 4% बढ़नी चाहिए, प्लस माइनस 2, मतलब 2% से लेकर 6% तक साल की बढ़े तो चलेगा। इससे ऊपर बढ़ गई आरबीआई तुरंत आ जाएगी अपनी क्वालिटेटिव मेजर्स लेकर के, सुनो रेपो पे काम करो, रिवर्स पे काम करो, ऐसे करके ऐसे करो, बैंक के ऊपर सुएशन लगा दो, इनसे कहो कि इतना लोन नहीं दोगे, ये करोगे, इस तरह से, ठीक है, ओके। ऐसा करके आरबीआई बैंकों पर रेगुलेशन लगाती है। मतलब समझिए सब कुछ सही चल रहा है तो आरबीआई कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर कुछ भी अर्थव्यवस्था में इधर उधर हो रहा है, जैसे रिसेंटली आपने देखा कि भारत सरकार ने कहा कि गोल्ड मत खरीदो, फर्टिलाइजर मत खरीदो, तेल मत खरीदो, ये सब क्यों कहा? क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व गड़बड़ हो रहा है। तो फॉरेक्स रिजर्व गड़बड़ होने की सूचना आरबीआई ने भारत सरकार को दी है कि सर सुनो मामला बिगड़ रहा है, कुछ आदेश करने पड़ेंगे आपको। इन सब में आरबीआई एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आरबीआई कैसे काम करती है वो सवाल है। अब सवाल बनता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी इनकम का करती क्या है? तो देखो, पहले तो अपनी इनसिक्योरिटीज को फुलफिल करती है, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटीज को फुलफिल करने के बाद, जैसे कि भाई अगर मान लो कि आरबीआई से पैसा मांगने एसबीआई आ गई कि मैंने जो रखा था वो पैसा वापस दो, तो पैसा देने के बाद भी थोड़ा फंड उसके पास भी हो, इसके बाद में आरबीआई बचे हुए पैसे को लाभांश के रूप में यानी कि अपनी कमाई के हिस्से के रूप में भारत सरकार को रिटर्न कर देती है। तो भारत सरकार को रिटर्न करना क्या संभव है? बिल्कुल है। आरबीआई के एक्ट के अंदर बकायदा ये मेंशन है, उसके पार्ट के अंदर सेक्शन 47 के अंदर, आरबीआई एक्ट चैप्टर नंबर 4 उसके सेक्शन 47 में लिखा हुआ है अलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। मतलब आरबीआई ने अगर ज्यादा कमा लिया है तो अपने प्रॉफिट का, लाभ का हिस्सा वो भारत सरकार को दे सकती है। अब सवाल यह बनता है कि साहब कितना दे सकती है? तो इसके लिए रेगुलेशन यह है कि देखो, रियलाइज्ड इक्विटी यानी कि जो वास्तविक रिजर्व है ना, उसका कॉन्टिजेंट रिस्क बफर वो पहले तय कर लिया जाए कि ये मुझे आकस्मिक रूप से इतना पैसा जरूरी पड़ेगा। दूसरा, आपके पास जितने भी उतार चढ़ाव है उनको एक बार रिवैल्यूएट कर लो, उनकी परसेंटेज दी हुई है। जैसे टोटल इकोनॉमिक कैपिटल की जो सीमा है उसको 20 से 25% के बीच में कहीं फिक्स किया हुआ है। ऐसे ही जो सीआरबी है, सीआरबी बोले तो कॉन्टिजेंट रिस्क बफे, उसको 5.5 से 6.5 के बीच में किया हुआ है। बोले इतना रख के बाकी पैसा तुम डिविडेंड का दे सकते हो। ओके, जब दे सकते हो तो बवाल क्यों मचता है? कौन सा बवाल? विमल जालान कमेटी का बनना और उससे पहले उर्जित पटेल का इस्तीफा देना। क्या कहानी थी? असल में 2018-19 में एक गवर्नर साहब हुए जिनका नाम था उर्जित पटेल। उर्जित पटेल से भारत सरकार ने कहा कि हमें 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया आप अपनी आरबीआई में से निकाल कर दो, डिविडेंड के रूप में दो, हम बॉन्ड से नहीं मांग रहे। उर्जित पटेल ने मना कर दिया कि सर इससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, मैं 2-3 लाख करोड़ रुपए आपको नहीं दे सकता। भारत सरकार ने कहा कि हमारा आदेश है, बोले आरबीआई ऑटोनोमस है, हम आदेश नहीं मान सकते। तब भारत सरकार को याद आया कि उनके पास एक एक्ट है,
आरबीआई एक्ट है और उसका एक सेक्शन नंबर 7 है जिसमें भारत सरकार चाहे तो आरबीआई में इंटरफेयर कर सकती है। तो उस समय इस एक्ट के इस्तेमाल की बारी चली आई। उर्जित पटेल इस बात से नाराज हो गए कि यार सेक्शन 7 मेरे मना करने के बाद भी अगर सरकार कर रही है तो फिर मैं क्या कर रहा हूं। उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पद से इस्तीफा दिया तो दुनिया भर में, देश भर में इस बात की चर्चा छिड़ने लगी कि आरबीआई पर भारत सरकार का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, भारत सरकार के लिए आरबीआई काम करती है लेकिन उसको दबाया जा रहा है, अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो भारत सरकार ने उस समय सेक्शन 7 को रोक करके विमल जालान समिति बनाई और समिति बनाकर उसको काम दिया कि तुम ही बता दो कितना पैसा दे सकती है आरबीआई। तो उसके बाद बनी हुई, जो पूर्व गवर्नर थे विमल जालान, उनकी अध्यक्षता में समिति बनी और उसने ये तय किया कि इतना सीआरबी होना चाहिए, इतना वैसा होना चाहिए। उस परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को 2.25 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड दिए गए। भारत सरकार 2 से 3 लाख करोड़ मांग रही थी, 2.25 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार को लाभ में से निकाल कर दिए गए। उर्जित पटेल का इस्तीफा हुआ और विमल जालान समिति की रिकमेंडेशन माना जाना शुरू हो गया। तो इस बार जो लाभांश मिल रहा है ये कितना होगा, इसकी सूचना जैसे ही आएगी आपको बताएंगे। लेकिन हां, ये जानकारी लाभांश की जो है मैंने आपको दे दी। अब सवाल ये है, क्या केवल भारत में ऐसा होता है, दुनिया में कहीं और भी होता है? बहुत सी जगह होता है, बहुत सी दुनिया के देश पैसा कमाते हैं। जैसे फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका का है वो कमाता है, चाइना का कमाता है, जापान का कमाता है, और सबके अपने तरीके हैं अपने ऑपरेशन होने के। लेकिन हां, लाभ कमाकर सरकार को देना, यही तो सरकार की मंशा है, तभी तो सरकार इन पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है। फिलहाल के लिए भारत सरकार को कितना मल्होत्रा साहब देंगे ये तो आने वाला समय पता चलेगा। लेकिन हां, आरबीआई की तरफ से उम्मीदें काफी भारत सरकार लगा रही है ताकि सरकार का घाटा घटे और उन्हें फायदा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भारत सरकार को 1600 से 1700 करोड़ रुपए पर डे तेल के इंपोर्ट पर सरकारी कंपनियों के घाटे के रूप में देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस बात की उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार अपने खर्च को दबाने के लिए, गिरता रुपया बचाने के लिए, डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, इंपोर्ट बिल को मेंटेन करने के लिए आरबीआई से लाभांश लेने के साथ घूम रही है। ठीक है साहब, उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और